हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है, जिनमें हमने सारे कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कवर किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4, जो कि है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अब तक हमने ये सीखा है कि प्योर और इम्प्योर एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर क्या होते हैं। अगर बात करते हैं एटम्स की तो हमने देखा था कि जॉन डाल्टन ने एक थियरी दी थी, जिनमें बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। और एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं और इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम होते हैं उनको हम फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें जॉन डाल्टन साहब ने बताई, लेकिन उसी समय पे डिस्कवरी हो गई दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की, जो हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में जॉन डाल्टन साहब ने कुछ डिस्कस नहीं किया था। यही कारण बना था उनके थियरी के फेल होने का। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये था कि हम जाने कि कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे एटम में अरेंज होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस चीज को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे अपने अपने एटॉमिक मॉडल्स को रिप्रेजेंट किया। इनमें सबसे पहला नाम आता है जे थॉमसन साहब का, जिन्होंने सबसे पहली बार प्रपोज किया था एक मॉडल को, जो कि था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। तो हम बात करते हैं थॉमसन के मॉडल के बारे में, जो कि एक एटम के बारे में था। तो जो थॉमसन का मॉडल था वो एकदम सिमिलर था जैसा कि स्ट्रक्चर होता है वाटरमेलन का। अगर आपने वाटरमेलन को कट किया है तो आप ये देख पाते होंगे कि जो पार्ट हम खाते हैं, जो कि रेड कलर का होता है, और उसके बीच में छोटे छोटे जो उसके सीड्स होते हैं वो धसे हुए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ा सा जो होल पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है, जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, उनके अंदर जो सीड्स हैं जो कि धसे हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने रिलेट किया उस चीज को, किससे? वो एटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बारे में। उन्होंने ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, वो स्प्रेड रहता है पूरे के पूरे होल पार्ट ऑफ एटम में। मतलब कि जो एडिबल पार्ट है वाटरमेलन का, उन्होंने उसको बताया कि वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारे नेगेटिव चार्ज हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, वो कंपेयर किया गया है उस वाटरमेलन के सीड्स के द्वारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो थ्रू आउट द बल्क में वो स्प्रेड हुए रहते हैं, जो कि वाटरमेलन का एडिबल पार्ट होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धसे हुए होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में, जो कि वाटरमेलन का सीड जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये आपका वाटरमेलन है, और ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्प्रेड है, उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो स्टब्ड किया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं जे थॉमसन के बारे में। जो जे थॉमसन थे वो ब्रिटिश के फिजिसिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था मैनचेस्टर में 18 दिसंबर 1856 को। उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिली थी 1906 में। किस काम के लिए? कि उन्होंने डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन का। जो उन्होंने बताया कि जो एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन का, जो कि पॉजिटिव होता है, उसके अंदर जो स्टब्ड होते हैं नेगेटिव चार्जेस, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो चीज बताई थी थॉमसन ने, इसलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो अपने मॉडल में उन्होंने ये प्रपोज किया था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। ये बात मैंने आपको बता दी। और उन्होंने बताया कि जो मैग्नीट्यूड होता है नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का, वो क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, वो इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम फर्दर मूव करते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया था
कि उनकी जो थियरी थी वो एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रही थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें, इन सारे लॉस को वो बताने में सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सारे रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस लाइक ग्लास को अगर हम उसको अपने बाल में रब करें या सिल्क में रब करें या किसी फर से रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। इस चीज को बताने में उनका जो मॉडल था वो फेल हो जाता है। तो यहाँ तो कहानी खत्म हो जाती है जॉन डाल्टन साहब की। अब जो बात आती है इसके बाद के थियरी की, तो इस चीज को जानने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, बहुत सारे वेरियस वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा, जिनमें बताया गया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कैसे होते हैं। तो जॉन डाल्टन के बाद जो नंबर आता है वो आता है रदरफोर्ड साहब का। रदरफोर्ड साहब ने भी अपने थियरी बताई। किसके बारे में बताई सर? वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अब इनकी थियरी क्या है उनके बारे में जानते हैं। अपना एक मॉडल बताया एटम का, जिनमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अरेंज होते हैं विद इन द एटम, और इस बेस पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया। उन्होंने क्या काम किया कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को एक बहुत ही पतले गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट करवाई। बम्बार्डमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका गोल्ड फॉइल है उस पे उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को पास कराया। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों चुना, इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो होता है वो उसको हम बहुत ही ज्यादा थिन लेयर में हम लोग फैला सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा फॉइल है वो बहुत ही ज्यादा थिन है और जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम हीलियम जैसा डबली चार्ज है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रखता है। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल होगा अगर वो गोल्ड के फॉइल से टकराएगा तो जो गोल्ड के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे टकराने के बाद वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। डिफ्लेक्ट करेगा मतलब वो हल्का फुल्का सा अपने पास से डेविएट हो जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट आया वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। वो उन्होंने इतना ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन को एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस हिसाब से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई थी इस एक्सपेरिमेंट में वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। तो उनके स्ट्रक्चर में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अपने मॉडल में, उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस इस प्रकार हैं कि उन्होंने बताया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल होते हैं वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट डायरेक्शन में पास कर जाते हैं, लेकिन जो कुछ अल्फा पार्टिकल हैं वो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि 12,000 पार्टिकल जो थे अल्फा पार्टिकल्स के, उनमें से एक जो पार्टिकल था वो क्या कर जाता है, वो रिबाउंड कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस पाथ पे गोल्ड के फॉइल से टकराता है सेम उसी पाथ पर वो रिवर्स ही वापस चला आता है। मतलब जो डिफ्लेक्शन का एंगल है वो 180 डिग्री हो जाता है। इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर उन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन एक क्या निकाला, कई सारे कंक्लूजन निकल के आए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिगर के थ्रू कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल्स आप देख पा रहे होंगे कि वो सीधे लाइन चली जा रही हैं और कुछ हल्का सा डेविएट हो रही हैं। ये डेविएशन देख पा रहे होंगे। और ये वाला देखिए जिस पाथ पे गया है उसी पाथ पे वो वापस लौट के चला है, मतलब वो रिबाउंड कर गया है। इस लाइन पे जो लाइंस का एंगल बन रहा है डेविएशन का वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो उन्होंने अपने मॉडल में जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। उन्होंने बताया कि जो एटम के बीच में स्पेस है वो बहुत ज्यादा खाली है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल हैं ज्यादा से ज्यादा वो सीधे के सीधे रास्ते में चले जा रहे हैं गोल्ड फॉइल को पास करते हुए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। फिर सेकंड उन्होंने अपना कंक्लूड किया कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो क्या करते हैं अपने पास से डेविएट कर जाते हैं। इसका उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ये बात
इस चीज को इंडिकेट करती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो बहुत ही छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर तीसरा बात उन्होंने बताया कि जो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। इस बात से उन्होंने यह इंडिकेशन दिया कि जो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो मास होता है गोल्ड एटम का, उसको हम कंसंट्रेट कर सकते हैं एक बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में किसी भी या उस एटम जो कि गोल्ड का है उसके अंदर। इतनी बात समझ में आई। उन्होंने 3 कंक्लूजन दिए। पहला कंक्लूजन दिया कि जो एटम है उसके बीच में बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो अपने पास से बिना डेविएट हुए सीधे सीधे आगे निकल जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो कि अपने पास से डेविएट होते हैं। वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे से स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तीसरी कंक्लूजन उन्होंने ये बताया कि बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है अल्फा पार्टिकल का वो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर जाता है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और गोल्ड एटम का जो मास है वो पूरी की पूरी तरीके से एक छोटे से वॉल्यूम में उस एटम में कंसंट्रेटेड रहता है। और उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया कि जो रेडियस ऑफ एटम है, एक कोई एटम है, ये उसका रेडियस है। उस एटम के रेडियस के कंपैरिजन में जो ये आपका सेंटर में जहां जहां पे आपका पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, उसका रेडियस एटम के रेडियस में से 10⁵ टाइम स्मॉलर होता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तो एटम हमारा पहले से ही इतना ज्यादा छोटा है, ऊपर से जहां पे उसका मास कंजर्व है पूरी तरीके से, वो वॉल्यूम में उसका रेडियस भी एटम के रेडियस से 10⁵ टाइम स्मॉलर है। मतलब एक तो करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद, अपने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देने के बाद, उन्होंने फिर से एक बात बताई कि जहां पे मास कंजर्व है किसी भी एटम का, उन्होंने उस पार्ट को बता दिया है कि वो न्यूक्लियस है। अब जान लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो उनकी जो न्यूक्लियर का मॉडल था एटम का, उनके बारे में बताया कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। वही जहां पे वो पॉजिटिव चार्ज है, जहां से हमारे अल्फा पार्टिकल पूरी तरीके से रिबाउंड करके 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर जाते थे, उनको बता दिया कि वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस होते हैं। और नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। और ज्यादातर जो एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। और तीसरी चीज उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस की साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एटम। इसको आप कहानी के जैसे सुनते चलिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब इन्होंने बता दिया कि भैया जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो रहते कहाँ हैं और क्या उनका फंक्शन होता है, कैसे वो मूवमेंट करते हैं, ये सारी चीजें बता दी। लेकिन अगर आप ये बताइए कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होगा। अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो वो कुछ न कुछ एनर्जी रेडिएट करता होगा। अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो कुछ समय बाद रिवॉल्व करते 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 अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एकदम लॉस्ट कर देगा और हमारे न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। इम्पैक्ट जो होगा वो ये होगा कि हमारा जो एटम है वो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एटम होता है वो तो स्टेबल होता है, लेकिन अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा एटम तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो इस मॉडल से हमको ये चीज क्लियर नहीं हो पाई थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे और कहाँ कहाँ रिवॉल्व कर रहा है। कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो बताने में
सक्षम नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, क्या वो इलेक्ट्रॉन सच में हमारे न्यूक्लियस में गिर जाता है, और अगर ऐसा होता है तो हमारा एटम जो है वो अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा एटम स्टेबल है, हमारा एटम स्टेबल है, तो मतलब ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई। तो कहानी में आगे बढ़े उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिनको हम न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, इनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर सकते हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। पिछले सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को देखकर हम ये चीज बोल सकते हैं। और बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, इनविजिबल होता है, इंडिविजिबल होता है, मतलब और छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल हमारे एटम में प्रेजेंट हैं उनको ही बोल दिया गया है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनके नेम्स, इनका रिप्रेजेंटेशन, इनके चार्जेस, इनके मास के बारे में, इनको डिस्कवर किसने किया और एटम में इनकी लोकेशन क्या है, उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और हमारा टाइम भी कम लगेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। यहाँ पे सबसे पहला नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाम दिया हुआ है प्रोटॉन, तीसरा नाम दिया हुआ है न्यूट्रॉन। तो हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा होता है नेगेटिवली चार्ज, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई माइनस के द्वारा। और जो प्रोटॉन होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पी प्लस के द्वारा, और वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। और आपको मैं बता दूं कि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और वो रिप्रेजेंट किया जाता है n पावर 0 के थ्रू। अच्छा, आपको ये पता हो गया इतनी चीज। एक और इनके नाम होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रे से भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन को कैनाल रे बोलते हैं। ये नाम कहाँ से आए हैं कैथोड रे और कैनाल रे? ये आप क्लास 10th में जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया, वहां से ये नाम निकल के आए हैं। तो अभी उतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं चार्ज की। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अगर उनके चार्ज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो जो चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलम, जिनको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज है, सही बात है सर। उस पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम का, इतना तो चार्ज होता है। अच्छा, आप बोलेंगे सर इतना चार्ज तो प्रोटॉन के पास है। सर प्रोटॉन के पास भी चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव है, और जो चार्ज है प्रोटॉन का वो पॉजिटिव है। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनका जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रल तो न्यूट्रल है, इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं मासेस की। आल्दो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की मासेस बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी इनकी कुछ न कुछ तो मास होता ही होगा। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो इक्वल होता है न्यूट्रॉन के मास के, जो कि इक्वल होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 27 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आप ये चीज समझिए, 10 रेज टू द पावर -7, ये वैल्यू ऑलरेडी इतनी छोटी है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो यहाँ पे मास जो हो जाता है वो हो जाता है 10 रेज टू द पावर -31, मतलब 27 से भी मास इनका और कम हो गया। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं या कंसीडर कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो निग्लिजिबल होता है इन कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई सर? तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इतनी बात समझ में आ गई सर?
सर आगे बढ़ लेते हैं, अब डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी तो जे जे थॉमसन साहब ने कर दी। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी की है रदरफोर्ड साहब ने। आप यहाँ पे रदरफोर्ड देख रहे होंगे, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपको गोल्डस्टीन भी दिख जाएगा। तो अगर आपको गोल्डस्टीन मिलता है आपकी बुक में तो गोल्डस्टीन भी सही है। कुछ लोग गोल्डस्टीन को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग रदरफोर्ड को प्रेफर करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोटॉन को देखा था, उसके बारे में बताया था रदरफोर्ड ने। तो मैंने रदरफोर्ड को पढ़ा है, इसलिए मैंने रदरफोर्ड को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी वो की थी जेम्स चैडविक साहब ने। अब बात कर लेते हैं इनके लोकेशन के बारे में। मतलब किसी भी एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनका लोकेशन क्या है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई थी इसके पहले, जब हमने पढ़ा था रदरफोर्ड और जे जे थॉमसन का मॉडल। तो उसमें था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करता रहता है। ये बात तो यहाँ तक तो क्लियर थी, बस ये नहीं पता था कि उनका रिवॉल्व जहाँ पे करता है वो फिक्स रहे, कि उनके पास एनर्जी है कि नहीं है, कैसी कैसी चीजें हैं, ये बात नहीं समझ में आई थी। लेकिन हमको ये इतनी समझ जरूर आ गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहा है। इतनी बात लोकेशन की हो गई। अब बात करते हैं प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हमारा वो कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पे, हमारे न्यूक्लियस में। तो हम बोल देंगे कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर ही हमारा प्रोटॉन होता है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं, बेचारा सीधा साधा सा है, कोई चार्ज वार्ज नहीं, कोई झमेला इसके पास नहीं है। वो हमारा न्यूक्लियस में जाके एक छोटे से प्लेस में कहीं आराम से बैठा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं कौन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, किसके ऊपर कौन सा चार्ज है। वो सिंपली खा पी के अपना आराम कर रहा होता है। तो आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग फिर से पुरानी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले आपने 3 मॉडल्स देखे थे। सबसे पहले आपने देखा था जॉन डाल्टन के मॉडल के बारे में, फिर आपने देखा जे जे थॉमसन के बारे में, फिर आपने मॉडल देखा रदरफोर्ड के बारे में। तो अब चीजें कहाँ तक पहुंच चुकी हैं? चीजें एटम से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर उनके न्यूक्लियस तक के बारे में बता चुके हैं। अब बच गया है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उनके बारे में। तो रदरफोर्ड साहब ने जितनी भी चीजें बताई थी उन सारी चीजों को अपनाते हुए, रदरफोर्ड साहब के जितनी भी बातें थी उनको अपनाते हुए, बोहर साहब ने बोला कि इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट ने जो कुछ भी बताया सब सही है, अब मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा जो कि रदरफोर्ड के मॉडल ने नहीं बता पाया है। तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है उनके पोस्टुलेट हैं। उन्होंने बताया कि only certain special orbits known as discrete orbit of electron are allowed inside the atoms। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है वो एक फिक्स ऑर्बिट होता है, जिनकी जैसी एनर्जी होती है वो उसी एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के अराउंड मोशन या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहते हैं। कहाँ पे? इनसाइड द एटम के। इतनी बात समझ में आई। सेकंड पॉस्टुलेट उन्होंने बताया कि while revolving in discrete orbits the electron do not radiate energy। उन्होंने ये चीज एकदम क्लियर कट कर दी कि जो इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो रिवॉल्यूशन के समय कोई भी रेडिएशन एनर्जी को नहीं निकालता है, मतलब कि कोई भी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। तो बात सारी खत्म हो गई सर, और बाकी सारी बातें क्लियर हो गई। जो हमारे अजम्पशन माइंड में आ रहे थे वो सारी बातें क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई सर? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, बात ठीक है कर रहा है। अगर उन्होंने बता दिया कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी है वो उसी एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर पाथ पे, और कोई एनर्जी को लॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी को लॉस नहीं करेगा तो एंड में जाके वो हमारे न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, जिससे हमारा एटम अनस्टेबल नहीं होगा। और उन्होंने इन्हीं ऑर्बिट को या इन्हीं सेल को बताया ये होते हैं एनर्जी लेवल इन द एटम। अब यहाँ पे पिक्चराइज फॉर्म में देखिए कि ये हमारा एक एटम है। इसमें बहुत सारे आपके बहुत सारे क्या, 4 ही मैंने मेंशन किए हुए हैं। 4 यहाँ पे एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं। ये रेड कलर का आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला सब सेल था या सेल था उसको उन्होंने नाम दिया कि ये के सेल है। उसके जस्ट नेक्स्ट वाले सेल को बताया कि ये एल सेल है या सेल नंबर 2 है। थर्ड वाले को बताया कि एम सेल है जिनको n इक्वल टू 3 से रिप्रेजेंट किया। फोर्थ वाले को बताया कि एन सेल है जिनका नंबर दिया 4। अभी जो ऑर्बिट्स हैं के एल एम एन जो हैं ये बता रहे हैं कि ये हमारे
एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इतने सारे आपके ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, जिनकी एनर्जी जिस भी लेवल की एनर्जी से मैच करेगी वो उस एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा। बात समझ में आ गई? अब सारी जितनी भी स्पेकुलेशंस थी वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही अच्छे से जान लिया है। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे सेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसके बारे में बताया हमारे दो साइंटिस्ट थे, एक तो बोहर साहब भी थे, दूसरे बरी थे। तो इनको हम बोल देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल वाज सजेस्टेड बाय द बोहर एंड बरी। तो उन्होंने, इन दोनों ने मिलके एक रूल बनाया कि किस किस लेवल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या रिवॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला रूल था, उन्होंने बताया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। उन्होंने बताया कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो 2n² के फार्मूले से कैलकुलेट किए जाएंगे, जहां पे n जो है वो ऑर्बिट नंबर है या एनर्जी लेवल है। वो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल में जितने भी हो। यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में, जिनको हम के सेल बोल रहे हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर फर्स्ट सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 हो जाएगा। सेकेंड सेल की बात करें एल सेल की, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा। और अगर थर्ड सेल की बात करें जो कि है हमारा एम सेल, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। नंबर फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो n इक्वल टू 4 है, जिनका हम स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 32 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन उनका जो सेकंड रूल था वो ये था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये बहुत सारे सबसेल्स बने हुए हैं। इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कोई कितने भी इलेक्ट्रॉन हो इनमें प्रेजेंट है, लेकिन जो उनका सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा, दैट इज ये वाला सबसे बाहर वाला, इनको हम बोल दे रहे हैं आउटर मोस्ट। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहने वाला है। और थर्ड रूल बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given cell unless the inner cells are filled, that is the cells are filled in stepwise manner। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है, फिर दूसरे सेल को छोड़ के तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है, फिर छठवें में किया है, फिर आठवें में किया है। तो ऐसे रैंडम मैनर में नहीं करना है आपको। आपको सबसे पहले जो सबसे पहला सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ऐसा करते करते जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें जो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया सर? अब फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पे आपको 18 एलिमेंट्स के नेम मेंशन किए गए हैं, उनके सिंबल के बारे में बताया गया है, उनके एटॉमिक नंबर बताए गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताए गए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताए गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हैं इनके एल एम और एन सेल्स में, और उनकी वैलेंसी के बारे में भी बताया गया है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 30 तक, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, कम से कम 30 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वो आपके नेम और उनके सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर तो आपको लर्न होना ही चाहिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालते कैसे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो हम सीखेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं।
क्या करते हैं, अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन की, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना भैया 6 है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 6 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो 6 हैं, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तो इलेक्ट्रॉन की होगी ना। और इन्होंने बताया जो लास्ट सब सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, लेकिन इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है कि जो तो सबसे पहला जो सेल है न्यूक्लियस के पास वाला, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर कर दें। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन का, वो इस प्रकार से होगा। ऐसे ही यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हैं, हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। अब फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का यहाँ पे वो दिखाया गया है। देखिए जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ पे, उसमें बताया गया है कि उसमें प्रीवियस वाले स्लाइड में देखिए कि जो आपका हाइड्रोजन है उसमें प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन एक है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन एक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो एक ही सेल होगा। अब हीलियम में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो यहाँ पे और किसी भी एटम का जो पहला सेल होता है उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन है वो 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हो गया है। अब लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, पहले सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, नेक्स्ट वाले में 1 दे दिया है। बेरियम की बात करते हैं तो आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, पहले वाले सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, उसके बाद नेक्स्ट वाले में रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन थे उनको दे दिया। ऐसे ही करते 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 हम सारे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नियान की। तो यहाँ से आप पिछले स्लाइड में देखिए जो आपका नियान है, यहाँ पे जो नियॉन मेंशन किया हुआ है जिनको हम Ne से डिनोट कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 10 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सारी वैल्यूज 10 होती हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, वो 10 के इक्वल है किसमें सर, नियॉन में। तो हमने बताया कि अब 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक रूल आपको ये पता है कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो फर्स्ट सेल होती है जो हमारे न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, उसमें जो हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 ही हो सकता है। ठीक है, तो हमने बताया कि जो हमारा पहला सेल है हमने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब बच गए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 में से अगर हम 2 को सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। और हमने नेक्स्ट सेल बनाया, नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, हमने 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। सर अगर हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक और सेल बना दें और उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो नहीं सर ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा कोई सेल है आउटर मोस्ट, उनमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे सकते हैं, वो 8 दे सकते हैं। तो सर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक दे दीजिए ना। लेकिन अगर यही अगर 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में देने के बाद अगर आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते, तो हम 9 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में नहीं देते, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में देते और एक और सेल बनाते जिनमें हम 1 इलेक्ट्रॉन दिखाते। इतनी बात समझ में आई। तो इस हिसाब से हम बोल दे रहे हैं कि जो हमारा नियॉन है उसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 8 हैं। मतलब एक वर्ड आ जाता है ऑक्टेट। अभी आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो हमारे एटम्स एकदम ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब मोस्ट स्टेबल। तो अगर हम जो हमारी नोबेल गैसेज हैं, आप आगे सीखेंगे चीज को, जो हमारा हीलियम है, लियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है, आर्यन है, ये सारे जितने भी एटम्स हैं हमारे या एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल जिनको हम ऑक्टेट बोल रहे हैं वो कंप्लीट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 के इक्वल हैं। इतनी बात सर समझ में आ गई।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि होल मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, एक्सप्लेन। अगर आपको ये एक्सप्लेन करना हो कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो ऐसा सपोज किया जाता है कि उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, तो इतनी बात समझिए कि ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो एटम में अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो साइज है ऑलरेडी बहुत छोटी होती है, और जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो साइज होती है एटम के कंपैरिजन में तो और ज्यादा छोटी होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो साइज ऑफ एटम है वो ऑलरेडी छोटी होने के बावजूद भी न्यूक्लियस की साइज उससे भी ज्यादा छोटी है। ठीक है। अगर आप बात कर लेते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन के या मास ऑफ न्यूट्रॉन के निग्लिजिबल होता है। दो चीजें हो गई, तो इन सारी चीजों को हम कंबाइंड वे में बोल सकते हैं कि जो मास है हमारा एटम का वो हमारे एटम के सेंटर में ही कंजर्व होता है। बात समझ में आई सर? अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों, ऐसा होता है क्या? तो सर हाँ, जरूर ऐसा होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आई? तो अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एटम है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम रिमेनिंग पार्ट को भी इस चैप्टर के कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनके आने वाले एग्जाम में उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।